ये पार्ट हम लोग का थर्ड होगा। दो पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें से जो मुख्य टॉपिक थे, मेन टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वह है पहला, व्हाट इज फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था, व्हाट इज फेडरलिज्म में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर बताए गए। क्लियर है सबको। दूसरा जो पुनः टॉपिक, क्योंकि डे बाय डे हम सारे क्वेश्चन के ऊपर लिखते जा रहे हैं। दूसरा जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में ऑलमोस्ट 7 फीचर्स हैं, जिसमें से 6 फीचर्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ, ठीक है। 7वां फीचर्स हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो या तो आप बोलोगे सजेशन होगा तो 7वां फीचर्स स्पेशली एक क्लास लगेगा उसके लिए, क्योंकि उसमें 7th फीचर्स में हम लोगों को 2 महत्वपूर्ण चीज पढ़ना है। उसमें है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ये चूंकि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर हम चाह रहे हैं कि एक अलग से क्लास ले लिया जाए। 6 फीचर्स हम लोगों ने बढ़िया से समझ लिया, और जो तीसरा जो टॉपिक है मेन टॉपिक में, वो आज हम समझेंगे। वह है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ये चीज हम लोग को समझना है, ठीक है। आप एनसीईआरटी को कॉपी करोगे, एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो देखोगे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फेडरलिज्म है। दूसरा हम लोग पढ़ना है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द 6 फीचर्स। 7 features are very complicated and important for the board exam, so we have to study it separately. Now the third topic, that is the most important, known as the what makes India a federal country. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों को मुख्यतः पढ़ना किसके बारे में है, तो इसको हमको पढ़ना है यूनियन लिस्ट। दूसरा क्या पढ़ना है, स्टेट लिस्ट। तीसरा पढ़ना है हम लोग को कॉन्क्रुएंट लिस्ट। और चौथा हम लोग को पढ़ना है रेसिडुअल लिस्ट। ये हम लोगों को जानना है, ये पढ़ना है, और ये सब अपने आप में क्या है, क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक चीज दिमाग में सीधा कंसेप्ट बना लो कि बोर्ड जो है वो एनसीईआरटी के अलावा कहीं से नहीं आएगा। एनसीईआरटी हाँ लिमिटेड कंटेंट जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। सीमित दायरा जरूर है, लेकिन एक एक लाइन एनसीईआरटी का कॉन्सेप्चुअल होता है, कंसेप्ट होता है। और सीबीएसई बोर्ड कहां से क्वेश्चन उठाएगा, किस लाइन से क्वेश्चन उठाएगा, इट इज अनोन। उसमें से 20 मार्क्स ऐसे हैं जो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस है। तो मल्टीपल चॉइस के लिए डीपली अगर आपने अध्ययन नहीं किया तो आप समझो कि वो गया। इसलिए हम जब भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रत्येक दिन कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने फॉलो कर लिया है, कौन कौन सा टॉपिक फॉलो करना है, और उसमें से किस पर हमको मेन फोकस करना है। जैसे कि हम लोग थर्ड टॉपिक की बात कर रहे हैं, आज का मुख्य टॉपिक यही होगा, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री।
अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये सेंटेंस क्या कर रहा है, कहना चाह रहा है, व्हाट डिड दिस सेंटेंस वांट टू एक्सप्लेन, मतलब ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो भारत को एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश बनाता है। ये चीज है ये सेंटेंस, दिस इज हिडन इन दिस सेंटेंस, दैट व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन according to the features of a federalism, what are the constitutional amendment or a list that includes India as a federal country। छो लिस्ट अगर आप पढ़ेंगे सातों के सातों फीचर, ऑल द फीचर्स आर मैच्ड विद आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सारा फीचर्स हमारे भारतीय संविधान के साथ क्या करता है, मैच करता है, विच इज एसेंशियल टू बी अ फेडरल कंट्री, जो एक देश को क्या बनाता है, संघीय बनाता है। फिर भी हम भारत देश के साथ फेडरलिज्म न लगा करके क्या लगाते हैं, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। ये तो समझने की बात है कि क्यों हम फेडरलिज्म नहीं लगाते हैं, क्यों हम लगाते हैं यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, है ना, जबकि ईच एंड एवरी फीचर्स विच इज टू बी एसेंशियल टू कॉल्ड एज अ फेडरल कंट्री, ऑल दिस फीचर्स आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। टिल देन वी आर नॉट डायरेक्टली से दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, फिर भी हम नहीं कह सकते भारत क्या है, एक संघीय व्यवस्था वाला देश। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, चूंकि हम लोग को जानना है, बिल्कुल एनसीईआरटी को सामने रख करके ही पढ़ना है। ठीक है, दीजिए हमको, जस्ट गिव मी द बुक। ऐसा नहीं है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टॉट इन द इंट्रोडक्शन क्लासेस, लेकिन बच्चों के सामने अगर बुक नहीं हो, सामने किताब नहीं हो, तो सेटिस्फैक्टरी नहीं होती। देखें आप, वी हैव अर्लियर सीन हाउ a small country like Belgium and Sri Lanka face so many problem of managing diversity। कह रहा है कि दो देश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, श्रीलंका और दूसरा देश कौन सा है, बेल्जियम। इन दोनों ही देशों के लिए कह रहा है कि ये दोनों देश में क्या थी भाई, डाइवर्सिटीज थी। बोथ कंट्री हैव अ डाइवर्सिटी। देखो अगर चीजें आए ना, प्रीवियस चैप्टर के कोई भी चीजें आए तो उसको हमको क्या करते चलना चाहिए, एक बार हाईलाइट करते चलना चाहिए, बिकॉज यू ऑल हैव स्टडी 2 और 3 मंथ्स लेटर, और फिर उसी चीज को लेकर के आ रहा है, एंड यू हैव नॉट मेक इट रिवीजन। तो शायद क्लास में ही उन टीचर को चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए भाई, एक बार से रिव्यू कर लेना। अब डाइवर्सिटी की बात है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, विविधता, विभिन्नता। किस चीज की डाइवर्सिटी थी याद करो श्रीलंका में, यहां पर डाइवर्सिटी थी इथनिसिटी। इथनिसिटी समझ में आ रहा है, जातिगत बनावट। तो भाई यहां पर 3 तरह के जातिगत बनावटें थी, कौन कौन से थे, सिंघालास थे, दूसरा कौन से तमिल थे, और तीसरा कौन थे, तीसरा क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन, है ना। ये 3 तरह के हो गए। बेल्जियम में कितना तरह का थे भाई, 10 थे, फ्रेंच थे और जर्मन थे, ये तीनों हो गए। तो इसको क्या कहेंगे भाई हम, ये 3 और ये 3 क्या कहलाएगा भाई, डाइवर्सिटी कहलाएगा। तो ये तो छोटे छोटे देश है ना,
इनका पॉपुलेशन कितना है भाई 2 करोड़, इनका कितना है भाई 1 करोड़, पढ़े हुए हम लोग। तो कह रहा है कि ये छोटे से देशों में डाइवर्सिटीज को कैसे एकोमोडेट किया गया, मतलब कैसे संभाला गया। एक देश में डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट किया गया, बेल्जियम में, ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसमें संवैधानिक क्या किया गया, सुधार किया गया फ्रॉम 1970 टू 1990, ठीक है ना। 1970 से 1990 के बीच वहां पर क्या किया गया, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, कुछ ना कुछ सुधार किया गया। तो वहां पर सोशल जो भी डाइवर्सिटीज थी उसको एकोमोडेट कर लिया गया, यानी पावर जो है वो अलग अलग विभिन्न जातिगत समूहों के अंतर्गत क्या कर दिए गए, बांट दिए गए। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच क्या कर दिए गए, बांट दिए गए बेल्जियम में। लेकिन श्रीलंका में चूंकि ऐसा नहीं हुआ, सो द रीजन वाज सिविल वॉर ड्यू टू नॉट कंप्लीट शेयरिंग ऑफ अ पावर। व्हाट वुड हैपन इन श्रीलंका, the result was the civil war, and due to the amendment in the constitution and equally power sharing between different types of a government, this conflict become normalized and the country become prosperous and rich, and it become the model of the European country। ठीक है, तो कह रहा है कि ये छोटे छोटे से देशों में भाई डाइवर्सिटीज को संभालने में इन देशों को क्या क्या करना पड़ा, पसीने निकल गए। समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरा का पूरा वहां सिस्टम क्या करना पड़ गया, बदलना पड़ गया। अब जरा से देखो आगे वाला सेंटेंस, फेस सो मेनी प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी, व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। अब बताओ कि छोटे छोटे से देशों में डाइवर्सिटीज को संभालना कितना मुश्किल था। तो वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। अब कहा कि भारत जैसे विशालकाय देश जहां कदम कदम पर क्या है, ये शब्द भाई है, भारत जैसा विशालकाय देश, 140 करोड़ वाली जनसंख्या वाला देश, ये तो 1-2 करोड़ की बात है और ये 1 करोड़ की बात है। यहाँ पर डाइवर्सिटी को संभालने के लिए सरकार को बहुत तरह के सामना करना पड़ा। अब हमारा देश है भाई 140 करोड़ वाली जनसंख्या वाला देश है, और जो शब्द लिखा हुआ है डाइवर्सिटी, ये कदम कदम पर है। इस तरह के देशों में डाइवर्सिटीज को कैसे एकोमोडेट किया जाएगा। व्हाट आर द प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू एकोमोडेट डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, हाउ इट बिकम पॉसिबल, एंड the system of the Indian constitution or the law of the Indian constitution that accommodate the different diversities that make the India a federal country। वही चीज क्या बनाता है, भारत को संघीय व्यवस्था वाला देश बनाता है। क्लियर हुआ। What about a vast country like India with so many language, religion and regions। डाइवर्सिटीज की बात करें, यहां पर डाइवर्सिटीज को ले ले तो इंडिया में क्या है, so many language, so many region, so many religion, ये तो तीनों को डाइवर्सिटी दिखलाया है ना। इसके अलावा तो ये तो नॉर्मलाइज है भाई, नॉर्मल चीज है। यहां पर कास्ट का है, कास्ट फैक्टर भी है। यहां पर भाई जेंडर है, पूरे विश्व में है। यहां पर डाइवर्सिटीज किसका है भाई, फूड का भी है, क्लोथ्स का भी है, मतलब डाइवर्सिटीज का यहां पर कोई कमी नहीं है। देयर इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अ डाइवर्सिटी, है ना। तो भारत जैसे विशालकाय देश में इतने बड़े डाइवर्सिटीज को कैसे एकोमोडेट किया जाए। What are the constitutional arrangement, what are the power sharing in the constitution about the third tier, fourth tier and the second tiers of a government। कैसे इस तरह यहाँ पर सत्ता की क्या की गई है, बंटवारा की गई है कि हमारा देश एक संघीय देश बनते बनते नहीं बना, और उसको हम क्या कहते हैं, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, है ना, और इसको हम यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं।
व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री, हमारे देश में किस तरह के सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था है, ये पहला पैराग्राफ होगा, क्लियर है। Let us begin with the constitution. India has emerged an independent nation after a painful and bloody partition. देखिए इधर ध्यान समझिए, कह रहा है कि भारत जो है वो दो शब्द लिखा, इंडिया बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैज इमर्ज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये तो सारे लोग जानते हैं, 15 अगस्त 1947। इसके साथ बेटा दो शब्द लगा दिया, पेनफुल और ब्लडी, मतलब बहुत कष्टदायक और रक्त रंजित के बाद भारत क्या हुआ, आजाद। एनसीईआरटी में यहां हिडन फॉर्म में इसको समझना है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद तो हुआ, लेकिन आजाद होने से पहले की जो तस्वीर है, पहले के जो आईना है, जो आज हमें दिखलाते हैं कि भारत आसानी से आजाद नहीं हो गया, इसमें बहुत कष्ट हुआ और बहुत सारे शहादत देने पड़े, तब जाकर के भारत को क्या मिली, आजादी मिली। जिन लोगों से आजादी मिली दैट वाज द ब्रिटिश, वो कौन थे भाई, ब्रिटिश से जाते जाते जब वो देश छोड़ रहे थे, जाते जाते उन्होंने एक वायरस छोड़ दिया भारत में। वायरस कौन सा था भाई, उन्होंने सीधा एक कानून बना दिया। आपको बता रहे कि जब देश आजाद था उस समय 600 प्रिंसली स्टेट थे, स्टेट 600, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, 600 राजवाड़े थे हमारे देश में, छोटे छोटे राज्यों का राजवाड़े, उसको क्या कहेंगे, प्रिंसली स्टेट थे। ये नॉर्मल संख्या नहीं थी, कितने थी, 600। अब बताओ कि एक देश में 600 अगर राजा का शासन अभी भी हो तो उनकी सीमा होगी, उनका अपना व्यवस्था होगा, उनकी अपनी सेना होगी। और उन्होंने कह दिया, ब्रिटिशों ने कह दिया कि 600, 700, 800 जो भी रजवाड़े हैं वो भारत में चाहे तो अपने आप को विलय कर ले, या फिर चाहे तो जहां पर है वहीं पर एक राज्य का या राष्ट्र का क्या कर ले, निर्माण कर ले, या फिर चाहे तो पाकिस्तान में वो क्या हो जाए, अपनी सीमा को विलय कर ले। देखो 3 समस्या है भाई, सिर दर्द हो जाएगा। भारत को अखंड भारत का जो सपना था वो चूर चूर होने का स्थिति उत्पन्न करके गए वो ब्रिटिश। अखंड भारत मतलब भारत की जो सीमा उसमें कहीं टूट नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने ऐसा वायरस दे दिया कि भारत कई टुकड़ों में क्या हो जाता, टूट जाता। मान लो कि 600 राजवाड़े पड़े जाते कि नहीं, हम जहां पर हैं वो इलाका मेरा है और वो इलाके का हम अलग देश या अलग राज्य क्या करेंगे, घोषित करेंगे, हमारा संविधान क्या होगा, अलग होगा, तो भारत खंडों खंडों में क्या हो जाता है, टूट जाता। आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल was a person, इन राजवाड़ों के साथ मिले, अनुनय किया, विनिमय किया, गुजारिश की, समझाया, और सारे के सारे राजवाड़े क्या हो गए, भारतीय सीमा में अपने आप को विलीन करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन 2 राजवाड़े नहीं हुए, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, हैदराबाद का निजाम और जम्मू कश्मीर का मानसिंह, ये 2 राजवाड़े नहीं हुए। इसका नतीजा आप लोग जानते होंगे, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, अलग था। 370 और 35 से भी हाल फिलहाल मोदी जी ने हटाया। आभारी रहेंगे हम सभी भारतीय मोदी जी के। एक टुकड़ा था वो भारत का, सिर था हमारा, शिरोमणि था वो, जिसका संविधान क्या था भाई, अलग था। उसको क्या किया गया भाई, जोड़ा गया, लेकिन संविधान क्या रहे, उसके अलग रहे। अभी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या हो गया, उसका भी संविधान। ये चीज कह रहा है कि ब्लडी, पेनफुल और ब्लडी स्ट्रगल के बाद हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ था। Soon after independence, स्वतंत्रता के तुरंत बाद several princely states become a part of the country. Several princely states become a part of the country. कितने princely state? 600 princely state हमारे देश के क्या बन गए, हिस्सा बन गए। The Constitution declared India as a union state. अब बताओ, यहाँ 600 राज्य हैं, ये 600 स्टेट है बेटा।
तो 600 स्टेट मिलकर के एक बहुत बड़े यूनियन का क्या किया, निर्माण किया। अब आप भारत को क्या कहोगे, यूनियन ऑफ स्टेट्स ही कहोगे ना। क्या कहेंगे आप, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स। तब से भारत को क्या कहा गया भाई, यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर हुआ, सब समझ में, यूनियन ऑफ स्टेट को कहा गया। Declare India as a union of state, although it did not use the word federation. हमारे देश के लिए फेडरलिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। कौन से शब्द का इस्तेमाल हुआ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली राज्य अपना समर्थन दिए थे, भारत की सीमा में अपनी सीमा को क्या कर लिए थे, विलय कर लिए थे, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लियर है। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। The Indian Union is based on the principle of federalism. हमारा जो संघीय व्यवस्था है, हमारा जो क्या है, संघीय यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब राज्यों का जो संघ है वो संघीय व्यवस्था पर क्या है, आधारित। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का संघ, ये संघीय व्यवस्था का अनुकरण करता है, प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। ये स्वयं फेडरलिज्म नहीं है, इट इज नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट। पहला लाइन क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन है, क्लियर है। आगे कह रहा है कि लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। फिर से कह रहा है कि 7 फीचर्स पर चले जो पहले हम लोगों ने क्या किया हुआ, अध्ययन किया हुआ है। We can say all these features apply to the provision of the Indian Constitution. हम कह सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं कि all the features that we have studied to become a federal country, all this provision of a federalism और constitution consist of। हमारा जो संविधान है एक संघीय व्यवस्था बनने के सारे गुण को अपने अंदर क्या किए हुए, सिमटे हुए। ठीक है, फिर भी हम भारत को फेडरल नहीं कर सकते, ठीक है ना। The constitution originally provided 2 tiers of government। अब देखो यहां पर समझो क्यों नहीं कर सकते। The Constitution originally provided 2 tiers of government। संविधान में हमारे यहाँ, अच्छा एक चीज बताओ कि जब संविधान बन रहा था तो उस समय 2 ही स्तर की सरकार थी, एक कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे संविधान में सिर्फ 2 स्तर की सरकार की क्या की गई, बात की गई एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही बात की गई थी। 3rd टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का तो नामो निशान नहीं था। पंचायती क्या, पंचायती राज व्यवस्था क्या, म्युनिसिपैलिटीज क्या, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, वी डिडंट नो, we have not talked in our Indian constitution। हमने भारतीय संविधान में उसकी तो बात की नहीं है। we only originally we have talked about the 2 types of government। हम लोगों ने सिर्फ किसके बारे में बात किया भाई, 2 तरह की सरकार के बारे में बात किया है। The constitution originally provided 2 types of the government, the union government और what we call the central government। पहले सरकार क्या कही गई भाई, यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, ये पहली सरकार होगी। दूसरी सरकार कौन सी भाई, स्टेट गवर्नमेंट। इसका क्या काम है, इसका क्या काम है भाई, देश स्तर पे व्यवस्थाओं को देखना। इसका क्या काम है भाई, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने राज्यों में क्या करना, देखना। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट लैटर मतलब बाद में, और 3rd टायर्स ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड। बाद में जब हमारा संविधान बन गया, 2 स्तर की सरकार को हम लोगों ने पावर दे दिया, तो बाद में 3rd टायर्स ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया गया, संविधान में जोड़ दिया गया। तो जब ऑलरेडी वी हैव शेयर द पावर बिटवीन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, मच लेटर द 3rd टायर्स ऑफ गवर्नमेंट वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने पावर नहीं दिया, पावर से क्या हो गया, विमुख हो गया, पावर इनके पास नहीं मिल पाया। लेकिन सरकार कितनी तरह की बन गई, संविधान में कितनी तरह की सरकार की जिक्र कर दी गई, 3 तरह की सरकार की। पावर कितने तरह की सरकार के पास रही, 2 तरह की सरकार की। नियम क्या कह रहा है, सेकेंड फीचर्स का नियम क्या कह रहा है,
टू और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, अगर दो तरह की सरकार है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह की सरकार के बीच में पावर को शेयर कर दो, फेडरलिज्म है, ठीक है। लेकिन यहां पर दो टायर्स ऑफ गवर्नमेंट जब संविधान बनने वाला था उस समय था, लेकिन बाद में थर्ड टायर्स ऑफ गवर्नमेंट जोड़ दिया गया, इसके पास कोई पावर नहीं है। नियम यह है कि थर्ड टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होगा तो बेटा उसको कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा। बेल्जियम उसका मॉडल एग्जाम्पल है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बना बेल्जियम में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेल्जियम सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा, उसके पास पावर, उससे पावर लेकर के किसको दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर के किसको दिया गया, लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट का। तो तीनों ही स्तर के सरकार के मध्य क्या है, पावर आर डिवाइडेड, बटा हुआ है। सो वी कॉल्ड एज अ फेडरल कंट्री। आपके देश में संविधान बना तो दो तरह की सरकार की बात की गई, बाद में क्या किया गया, तीसरे स्तर की सरकार को जोड़ा गया, पावर्स नहीं दिए गए, तो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट चूंकि था तो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ही रह गया। हम क्या करेंगे, वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। क्लियर, किसी को डाउट नहीं है। इन द फॉर्म ऑफ द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, थर्ड टायर्स ऑफ गवर्नमेंट को किस रूप में जोड़ा गया भाई, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के रूप में थर्ड टायर्स ऑफ गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया। सारा कंसेप्ट क्लियर है, इरेज कर सकते हैं। थर्ड टायर्स ऑफ गवर्नमेंट में मच लाइटर बाद में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, उसको क्या कहेंगे हम, थर्ड टायर्स ऑफ। और थर्ड टायर्स ऑफ गवर्नमेंट में किसको लिया गया, पहला क्या लिया गया भाई, पंचायत, दूसरा क्या लिया गया, म्युनिसिपैलिटीज, और तीसरा क्या लिया गया भाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, छोटे शहर, बड़े शहर, गांव, ये तीन स्तर की सरकार को क्या किया गया, बाद में भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। As in a many federation, these different tasks enjoy a separate jurisdiction. देखो यहाँ पर लिख दिया, as in a many federation, different tiers of a government enjoy a separate jurisdiction. जितने भी विश्व के फेडरल कंट्रीज है, the country of the world that declare themselves as a federal country, if there is a two tiers of government, their power are divided. If there is a three tiers of government, their power are divided among the three tiers of government. ठीक है, तो सबका जुरिडिक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। जुरिडिक्शन के अंतर्गत कौन से तीन चीज आती है, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन एंड लेजिस्लेचर, है ना। तो तीनों स्तर की सरकारों का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना टैक्सेशन, अपना लेजिस्लेचर है। आप बताओ, आप बिहार सरकार, भारत सरकार, बिहार सरकार या अन्य राज्य सरकारों के पास तीनों है क्या, पंचायती राज के पास है, म्युनिसिपैलिटीज के पास है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है, थोड़ा बहुत अधिकार है भी, तो मर्जी है किसकी भाई, स्टेट गवर्नमेंट की। जब चाहेगा वो क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। तो जब विड्रॉ कर लेगा तो उसको क्या कहेंगे, यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, इसी में पढ़े हम लोग। व्हाट इज फेडरलिज्म में क्वेश्चन में मैंने लिखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, the constitution clearly provided a third full distribution of the legislative power between the union government and the state government. संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित कर दिया गया है केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्तियां हैं और राज्य सरकार के पास कौन सी शक्तियां हैं। Thus it contains 3 लिस्ट, इसलिए जो 3 लिस्ट बना, 3 लिस्ट, थ्री लिस्ट में पहला लिस्ट कौन सा भाई, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअल लिस्ट। तो तीनों चारों ही लिस्ट में पावर किसके बीच में बटे, सिर्फ 2 ही टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच बटे। तीसरे टायर्स ऑफ गवर्नमेंट कहां है बेटा, है, लेकिन सरकार तो हमारे यहां है।
तो यूनियन लिस्ट किसको कहेंगे? यूनियन लिस्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज यूनियन लिस्ट, सब क्वेश्चन लिखवा चुके हैं सर। तो क्या कहेंगे? द सब्जेक्ट ऑन विच ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ इज नोन एज ए यूनियन लिस्ट। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट के अंतर्गत पहला चीज क्या आएगा भाई? डिफेंस ऑफ द, डिफेंस ऑफ कंट्री, ये पहला विषय है। दूसरा क्या आएगा भाई? दूसरा फॉरेन अफेयर। ठीक है, तीसरा क्या आएगा भाई? तीसरा जल्दी से बैंकिंग आएगा। चौथा क्या आएगा? चौथा जल्दी से कम्युनिकेशन, क्योंकि पढ़ा चुके इसलिए पूछ रहे हैं, नहीं पढ़ाते तो नहीं पूछते। दैट शुड बी मेमोराइज, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा फिर। पांचवा जल्दी से बताओ तो फटाफट, पांचवा जल्दी से बताइए। किताब एनसीईआरटी है, सामने देख लीजिए। करेंसी, यस, तो ये याद रखना चाहिए ना, करेंसी। ये बेटा हो गया, यूनियन लिस्ट कंप्लीट। कैसे आंसर देंगे? ये सब क्या है? दीज आर सब्जेक्ट। इसको दो तीन तरीके से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑन विच ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ इज नोन एज अ यूनियन लिस्ट। ठीक है, पढ़ लेते हैं यूनियन लिस्ट क्या क्या लिखा भाई। कह रहा है कि यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। ये सब सब्जेक्ट क्या है भाई? देखो इधर, ये सब सब्जेक्ट किसके स्तर पे है? नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल यानी हिंदी में क्या हुआ? राष्ट्रहित, राष्ट्रहित के विषय है। मतलब इस पे अगर कानून बनाया जाता तो पूरे राष्ट्र स्तर पे क्या होगा? लागू होगा। इसलिए विषय को क्या कहेंगे हम? नेशनल इंटरेस्ट। क्वेश्चन यहाँ पे छोट टीम करके आपका से पूछ सकता है, व्हाट आर द सब्जेक्ट इंक्लूडेड एज नेशनल इंटरेस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने बताया एनसीईआरटी का कोई भरोसा नहीं है, लाइन बाय लाइन कल से क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन में पहला क्या पूछेगा? व्हाट इज यूनियन लिस्ट, और दूसरा क्या पूछेगा? विच आर द सब्जेक्ट इंक्लूडेड एज द नेशनल इंटरेस्ट। क्लियर है? हाँ, दोनों का आंसर एक ही होगा। बोथ क्वेश्चन आर द सेम आंसर। नेशनल इंटरेस्ट सच एज द डिफेंस ऑफ द कंट्री, क्लियर है। फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, क्लियर। आगे कह रहा है कि दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर थ्रू आउट द कंट्री। यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए भाई, पूरे देश में इस पर कानून चाहिए। इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यूनियन लिस्ट किसके अंतर्गत आता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। याद हुआ पांचों चीज? डिफेंस ऑफ द कंट्री, कहीं से भी बोल लो, कोई सीक्वेंस में जरूरी नहीं है। डिफेंस ऑफ द कंट्री हुआ, बैंकिंग हुआ, फॉरेन अफेयर्स हुआ, करेंसी हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। याद करो फटाफट, फॉर्मूला बना दो भाई। फॉर्मूला 5:5:6। अब बोलो कि ये सब कहां से ला? ये पांच जो है वो तो यूनियन लिस्ट हो गया भाई, इसको हम यूनियन कर देते हैं। पांच ही आएगा क्या? स्टेट, और 6 आएगा क्या? कॉन्करेंट, यूएससी, है ना। सब सिस्टम पर चलो, फॉर्मूला पर सेट करके चलो। आगे क्या है भाई? स्टेट लिस्ट है, कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, कंटेन अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट्स एंड द लोकल इंपॉर्टेंस। ये राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के थे, इसमें क्या है? लोकल इंपॉर्टेंस, मतलब स्थानीय हित के इसमें क्या है भाई? सब्जेक्ट रखे हुए हैं। लोकल इंटरेस्ट, स्थानीय हित, स्थानीय हित के विषय है इसमें। पहला विषय क्या आएगा भाई इसके अंतर्गत? बोलो। पुलिस आएगा, ट्रेड आएगा, तीसरा क्या आएगा? एग्रीकल्चर,
इरिगेशन, और क्या है छूट रहा है, कॉमर्स आएगा। वेरी गुड। ये सब किसके स्तर के विषय है, लोकल स्तर के, इसलिए इसको क्या कहा गया भाई, स्टेट लिस्ट। ओनली स्टेट गवर्नमेंट हैव अ राइट टू मेक द लॉ रिलेटेड टू द लोकल इंटरेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। क्लियर हो गया, समझ में आई बात। दूसरा फॉर्मूला पर क्या हो गया, 5:5, 5 किसके अंतर्गत, सेंट्रल गवर्नमेंट, 5 किसके अंतर्गत, स्टेट गवर्नमेंट, और 6 किसके अंतर्गत। ये सिर्फ यहीं पर एनसीईआरटी में पढ़ना, 10th में ही। यूपीएससी का तैयारी कर जाओगे तो इनकी संख्या सैकड़ों में चली जाएगी। ठीक है, समझ बात आई। ये इरेज करें। लास्ट क्या है भाई हम लोग का, कॉन्क्रीट लिस्ट। इसके अंतर्गत क्या आता है भाई, पहला एजुकेशन, शिक्षा, समझ लो। आप बिहार में हो, यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, जिस भी राज्य में हो, हर राज्य का अपना बोर्ड होता है। बिहार में हो बिहार बोर्ड, यूपी में हो यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र में हो महाराष्ट्र बोर्ड, गोवा में हो गुजरात में हो गुजरात बोर्ड। तो जितना भी बोर्ड है अलग अलग राज्यों का, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी एजुकेशन पॉलिसी है। वो अपने स्कूलों पर अपने एजुकेशन पॉलिसी को लगाते हैं। और आप बिहार में सीबीएसई स्कूलों में पढ़ते हो, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ते हो, तो आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो अपने स्कूलों में अपने पॉलिसी को क्या करता है, लागू करता है। तो एजुकेशन एक ऐसा विषय हुआ जिस पर दोनों ही सरकारें कानून बना रही है अपने अपने स्तर से। यानी कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आने वाले विषय, द सब्जेक्ट विच कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, बोथ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, it may be the central government and state government, both can make the law, but if any dispute arises to making a law, the last decision will be made by the central government. ठीक है, लास्ट डिसीजन किसका होगा, अगर जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ है उसी का। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है भाई, एजुकेशन आ गया, जल्दी से बोलो। दूसरा फॉरेस्ट आ गया, वेरी गुड। तीसरा क्या आ गया, तीसरा ट्रेड, चौथा थप्पड़ भी लगेगा सुगा, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। हो गया, यूनियन ट्रेड्स, यूनियन, एडॉप्शन और सक्सेशन तो एक ही साथ है, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। यूनियन ट्रेड है, ये ट्रेड तो है ही, देखो पढ़ लो क्या भाई इसके अंतर्गत। एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन क्या है ये, ट्रेड यूनियन। तो एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया। ठीक है, मैरिज भी हो गया, एडॉप्शन एंड सक्सेशन हो गया। 6 यहां पर आ गया फॉर्मूला, क्लियर हो गया। Both the union as well as the state government can make a law on this subject mentioned in the list. इस पर दोनों स्तर की सरकारें क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। If their law conflict, अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया, कंफ्लिक्ट कर गया, विवाद का क्या बन गया, कारण बन गया, तो किसकी बात मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। Subject mentioned in the list, if their law conflict with each other, the law made by the union government will prevail. यही प्रभाव में लाया जाए। क्लियर है, समझ में आई बात। टुडे समथिंग इज लेफ्ट इन दिस पार्टिकुलर टॉपिक, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे।